नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। मुख्यतः उसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 3 व्याख्यान हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हमारा ये 4था व्याख्यान है। और इसमें ये प्रयास रहेगा कि बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका विश्लेषण इस व्याख्यान के अंतर्गत कर दिया जाए। पहला जो टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आज का हमारा वह है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी जिसे बहुलवाद के रूप में भी जाना जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि शक्ति की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत मानता है कि, यानी शक्ति की अवधारणा के संबंध में ग्रुप थ्योरी क्या मानती है। इससे संबंधित ये 3 कथन दिए गए हैं और इन 3 कथनों के माध्यम से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सही कथन है। ग्रुप थ्योरी या बहुलवाद, इसका अभिप्राय यह होता है कि समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। जैसे किसानों का किसान संगठन, मजदूरों का मजदूर संगठन, व्यापारियों का व्यापारिक संगठन, उपभोक्ताओं का उपभोक्ता संगठन। इस तरह के ग्रुप से वो समाज के अंतर्गत रहते हैं। और ग्रुप थ्योरी ये मानती है कि जो समाज के अंतर्गत शक्ति है, जो पावर है, वो पावर इन ग्रुप्स के अंतर्गत डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है। इनमें से कोई भी समूह है वो शक्तिशाली समूह नहीं है और न ही कोई समूह है वो किसी का अधीनस्थ ग्रुप के रूप में है। यानी सभी ग्रुप्स की समाज के अंतर्गत भूमिका है वो एक समान है और इन ग्रुप्स के मध्य शक्तियों का है वो विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रुप थ्योरी यह कहती है ये जो भी ग्रुप्स समाज के अंतर्गत काम करते हैं, सोसाइटी के अंतर्गत जो ये ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ये प्राय ऑटोनॉमस होते हैं और ये निर्णय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। यानी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? निर्णय तो समाज के अंतर्गत ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप के द्वारा ही लिए जाते हैं। राज्य तो क्या करता है? राज्य इन जो विभिन्न ग्रुपों के हित है, उन हितों के मध्य सामंजस्य या तालमेल स्थापित करने का प्रयास करता है। तो राज्य की भूमिका क्या है? राज्य की भूमिका ग्रुप थ्योरी के अनुसार इन समूहों के जो हित होते हैं, जो विरोधी हित होते हैं इन समूहों के, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है और इन ग्रुपों के विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके एक नीति निर्माण की प्रक्रिया तक पहुंचाना राज्य का कार्य होता है। और राज्य इसमें तटस्थता के रूप में काम करता है, ग्रुपों के मध्य या मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। तो इससे संबंधित जो कथन है, पहला तो यह है कि समूह प्राय स्वायत्त या विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी या बहुलवाद ये मानती है कि जो पॉलिटिक्स है वो और कुछ नहीं है, समाज के अंतर्गत विभिन्न ग्रुपों के मध्य बार्गेनिंग के रूप में है। समूह आपस में समाज के अंतर्गत जो सौदेबाजी की प्रक्रिया करते रहते हैं, उन सौदेबाजी की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप्स जो भी डिसीजंस लेते हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही राज्य का उद्देश्य होता है। तो ग्रुप थ्योरी के अनुसार पॉलिटिक्स क्या है? विभिन्न प्रकार के स्वायत्त समूहों के मध्य सौदेबाजी की प्रक्रिया। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा ये भी है कि ग्रुप ये अंतर्निर्भर होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ग्रुप थ्योरी ये मानती है कि ये जो भी समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिफरेंट जो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को भी संतुलित करने का ये ग्रुप्स काम करते हैं। ये दोनों ही कथन सही है। लेकिन तीसरा कथन दिया हुआ है कि ग्रुप थ्योरी समूहों को वर्चस्ववादी या आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी ग्रुप थ्योरी जो ग्रुप है उनको वर्चस्ववादी यानी डोमिनेंट ग्रुप और अधीनस्थ ग्रुप के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ग्रुप थ्योरी बिल्कुल भी ग्रुपों को वर्चस्ववादी या आश्रित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं करती, बल्कि ग्रुप थ्योरी तो ये कहती है कि समाज के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के ये ग्रुप हैं, इनमें से न तो कोई डोमिनेंट ग्रुप है, न ही कोई अधीनस्थ ग्रुप है, बल्कि सभी समूहों की भागीदारी है वो समाज के अंतर्गत एक समान है। तो ये जो तीसरा कथन है, ये कथन ग्रुप थ्योरी के विशेषताओं से मेल नहीं खाता। तो कथन 1 और कथन 2 है वो सत्य है, जबकि कथन तीसरा है वो गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा बैठता है? सही ऑप्शन 4, केवल 1 और 2 ही सत्य है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
इलीट थ्योरी। इलीट थ्योरी से जो क्वेश्चन है वो है सी राइट मिल्स के अनुसार पावर इलीट की अवधारणा में सम्मिलित है। इलीट थ्योरी क्या कहती है? इलीट थ्योरी यह कहती है भले ही कोई समाज हो या कोई संगठन हो, हमेशा वो दो भागों के अंतर्गत विभाजित रहता है। उस समाज या संगठन के अंतर्गत एक जो हिस्सा होता है, एक जो वर्ग होता है, वह इलीट क्लास का होता है, अभिजन वर्ग का होता है, और दूसरा जो वर्ग होता है उस समाज या संगठन के अंतर्गत वह मास क्लासेज होता है, यानी व्यापक जन समुदाय या वर्ग होता है जिसके अंतर्गत व्यापक जनता शामिल होती है। तो इस संगठन के अंतर्गत जो इलीट होते हैं, जो अभिजन होते हैं, वह संख्या में तो बिल्कुल अल्पसंख्यक होते हैं, कम होते हैं, लेकिन इलीट थ्योरी ये मानती है कि यह अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी ये विवेक का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, और समाज के अंतर्गत इन्हीं इलीट्स के द्वारा, इन्हीं अभिजन वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। या कोई भी संगठन होता है तो ये संगठन भी संचालित किसके द्वारा होता है? हमेशा इलीट वर्ग के द्वारा ही संचालित होता है। तो सी राइट मिल्स के अनुसार पावर जो इलीट है, यानी पावर इलीट की अवधारणा दी है सी राइट मिल्स ने, उसके अंतर्गत किसको किसको शामिल करता है सी राइट मिल्स? तो सी राइट मिल्स एक अमेरिकन विद्वान है, ये इलीट थ्योरी का समर्थक विद्वान है, ये पावर इलीट की थ्योरी देता है, और ये कहता है कि पावर इलीट के अंतर्गत जो शामिल है अमेरिका के अंतर्गत वो है बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना, यह पावर इलीट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इलीट थ्योरी से संबंधित है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। लिस्ट फर्स्ट के अंतर्गत विद्वानों के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट सेकंड के अंतर्गत उन विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं या जो भी अवधारणा दी गई है या उनके द्वारा जो भी विचार प्रतिपादित किया गया है वो लिस्ट सेकंड के अंतर्गत दिया गया है। हमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को सुमेलित करना है। तो जो पहला है वो है विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा जो विचार दिया गया इलीट थ्योरी के अंतर्गत वो है शासकीय और गैर शासकीय अभिजन, यानी ये अभिजन वर्ग को कौन? विल्फ्रेड पेरेटो अभिजन वर्ग को दो भागों के अंतर्गत विभाजित करता है, एक शासक अभिजन वर्ग और एक गैर शासक अभिजन वर्ग। यानी शासक अभिजन वर्ग कौन होता है? जो वास्तव में उस समय सत्ता के अंतर्गत होता है, और गैर शासकीय अभिजन वर्ग कौन होता है? जो विपक्ष के अंतर्गत बैठता है, जो सत्ता के बाहर होता है। तो विल्फ्रेड पेरेटो ये कहता है कि ये जो दोनों अभिजन वर्ग है, शासक अभिजन वर्ग और गैर शासक अभिजन वर्ग, इनके मध्य शक्ति को लेकर के एक तरह का सर्कुलेशन है वो चलता रहता है, पावर का संचरण है वो चलता रहता है। कभी शासक वर्ग है यह सत्ता के अंतर्गत रहता है, तो कभी ये जो गैर शासक वर्ग है ये वापिस सत्ता के अंतर्गत जब आ जाता है तो वो शासक वर्ग की भूमिका के अंतर्गत आ जाता है, और ये जो शासक वर्ग है वो गैर शासक वर्ग की भूमिका के अंतर्गत चला जाता है। तो ये जो इलीट्स के मध्य पावर को लेकर के जो सर्कुलेशन से वह शासक अभिजन वर्ग और गैर शासक अभिजन वर्ग के मध्य हमेशा चलता रहता है। तो ये बात किसने की? ये बात की विल्फ्रेड पेरेटो ने। दूसरा विद्वान है गिटानो मोस्का। गिटानो मोस्का से संबंधित जो विचार है इलीट थ्योरी में वह है संगठन की क्षमता। संगठन की क्षमता की वजह से ही इलीट है वो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, यह गिटानो मोस्का के द्वारा दिया गया है। तीसरा जो विचारक है वह है रॉबर्ट मिशेल्स। रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह है अल्पतंत्र का लोह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत या अल्पतंत्र का लोह नियम का सिद्धांत यह कहता है कि भले ही किसी भी प्रकार का संगठन हो, संगठन की प्रकृति किसी भी तरह की हो, हमेशा उस संगठन को या उस शासन व्यवस्था का जो संचालन है वो हमेशा किसके द्वारा किया जाता है? वो हमेशा इलीट क्लास के द्वारा ही किया जाता है। इसी को ही अल्पतंत्र का लो नियम कहा जाता है। तो ये अल्पतंत्र का जो लो नियम है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट जो विद्वान है वह है मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर ये कहता है
राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा किसके मध्य चलती रहती है? इलिट के मध्य चलती रहती है। तो ये शासन व्यवस्था को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में परिभाषित करता है। कौन? मैक्स वेबर। तो विल्फ्रेड पेरेटो ने किसकी बात की? शासकीय और गैर शासकीय अभिजन वर्ग की बात की। मोस्का ने संगठन की क्षमता की बात की। रॉबर्ट मिशेल्स ने अल्पतंत्र का लो नियम दिया और मैक्स वेबर बात करता है राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की। तो जो सही ऑप्शन बैठा वो है 25 के में 1 नंबर ऑप्शन है, वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुशियन पाई इक्वलिटी यानी समानता कहता है उसे आमंड क्या कहता है? तो जिस राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुशियन पाई ने इक्वलिटी कहा है उसको आमंड ने कहा है सांस्कृतिक लौकिकीकरण, कल्चरल सेकुलराइजेशन। तो ये सांस्कृतिक पंथ निरपेक्षीकरण या सांस्कृतिक लौकिकीकरण जिसका शब्द का इस्तेमाल आमंड के द्वारा किया गया है राजनीतिक विकास की विशेषताओं को लेकर के, उसी को लुशियन पाई ने क्या कहा है? उसी को लुशियन पाई ने इक्वलिटी या समानता कहा है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षणों की बात की है। समानता, दूसरा क्षमता यानी कैपेसिटी और तीसरा विभेदीकरण। समानता का जो मतलब है वो है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता की भागीदारी। दूसरी जो विशेषता बताई है कैपेसिटी लुशियन पाई ने, उसका मतलब ये होता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थाएं काम करती है उन संस्थाओं की कैपेसिटी कितनी है, वो संस्थाएं जनता की डिमांड है वो उनको किस हद तक पूरा कर सकती है, उसी को ही कैपेसिटी कहा जाता है। तो जो पहली विशेषता लुशियन पाई ने बताई वो है समानता, दूसरी बताई क्षमता यानी कैपेसिटी और तीसरी जो विशेषता बताई लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की वो है विभेदीकरण। यानी उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थाएं काम करती है उन संस्थाओं के कौन से विशिष्ट कार्य है, यानी कौन सी संस्थाएं हैं वो कौन सा विशेष कार्य संपादित करती है। अगर किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग विशेष कार्य है और वो संस्थाएं उन्हीं कार्यों को संपादित करती है, एक दूसरे के कार्यों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करती है, तो ये माना जाता है कि वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की विशेषताएं रखता है, यानी वो राजनीतिक विकास की ओर अग्रसर है। तो लुशियन पाई राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं की बात करता है, इक्वलिटी, कैपेसिटी और तीसरा डिफरेंशिएशन जिसे विभेदीकरण कहा जाता है। और आमंड के द्वारा जो राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं की जो बात की गई है उसमें शामिल है सांस्कृतिक लौकिकीकरण, दूसरा उपव्यवस्था की स्वायत्तता। लुशियन पाई ने जिसे समानता का उसको तो आमंड और पावेल ने सांस्कृतिक लौकिकीकरण का, और लुशियन पाई ने जिसे कैपेसिटी का यानी क्षमता का उसको आमंड और पावेल के द्वारा उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहा गया या कार्य क्षमताओं का विस्तार है वो कहा गया। और तीसरी जो विशेषता बताता है आमंड राजनीतिक विकास की वो है भूमि का विभेदीकरण। तो ये जो विभेदीकरण की अवधारणा सेम ही नाम है दोनों में ही, लुशियन पाई ने उसको विभेदीकरण का और आमंड ने उसको भूमि का विभेदीकरण के नाम से पुकारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित है वह भी, और इसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया। तो पाकिस्तान के अंतर्गत पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अध्ययन करने वाला जो विद्वान है वो है एल बिंडर, लियोनार्ड बिंडर। लियोनार्ड बिंडर के द्वारा पाकिस्तान के अंतर्गत पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अध्ययन किया गया। डेविड एप्टर ने घाना के अंतर्गत राजनीतिक विकास का अध्ययन किया। कॉलमैन, जिसको जेम्स कॉलमैन इसका पूरा नाम है, तो जेम्स कॉलमैन के द्वारा नाइजीरिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अध्ययन किया जेम्स कॉलमैन ने, और रिगिंस ने श्रीलंका के अंतर्गत पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अध्ययन किया। तो लियोनार्ड बिंडर पाकिस्तान का राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाला विद्वान, डेविड एप्टर
घाना की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाला विद्वान, कोलमैन नाइजीरिया के राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाला विद्वान, और रिगिंस यह है श्रीलंका के अंतर्गत राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाला विद्वान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है किस विद्वान के द्वारा समानता और समता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी और दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना गया। तो ये बात कौन करता है समानता और समता के अंतर्गत संतुलन स्थापित करने की शासन व्यवस्था के अंतर्गत, यानी तो ये जो बात करता है वह है F.W. रिग्स। F.W. रिग्स ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत अगर उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है तो वहां इक्वलिटी और कैपेसिटी इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होगा, संतुलन स्थापित करना आवश्यक होगा। और समानता किस शक्ति की विशेषता या किस विचारधारा की विशेषता है, तो समानता के ऊपर वामपंथियों के द्वारा बल दिया जाता है, और जो कैपेसिटी है इसके ऊपर मुख्यतः फोकस करने वाली जो आइडियोलॉजी है वो है दक्षिणपंथी। तो जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत समानता और समता इन दोनों के मध्य तालमेल होता है, यानी वहां पर वामपंथी शक्तियों और दक्षिणपंथी शक्तियों इन दोनों का तालमेल होता है, वो हमेशा रिग्स कहता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत समानता और समता के मध्य संतुलन की बात करने वाला F.W. रिग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण एवं जन आधुनिकीकरण इन दो चरणों में वर्गीकृत किया है, यानी कौन सा ऐसा विद्वान है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की दो श्रेणियां बताता है, एक सीमित आधुनिकीकरण और दूसरा जन आधुनिकीकरण। तो ये वर्गीकरण कौन करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत, यह वर्गीकरण आइजनस्टाइन के द्वारा किया गया। यहाँ सीमित आधुनिकीकरण का मतलब आइजनस्टाइन ये बताता है कि जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन व्यवस्था में केवल और केवल मध्यम वर्ग की भूमिका ही होती है, यानी जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत केवल मध्यम वर्गीय शासन की गतिविधियों के अंतर्गत भागीदारी करता है, तो वो कहलाता है सीमित आधुनिकीकरण। और जन आधुनिकीकरण का मतलब है कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत व्यापक जन समुदाय यानी व्यापक जनता की सहभागिता होती है, तो इस तरह का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वह जन आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है। तो राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण के अंतर्गत विभाजित करने वाला जो विद्वान है वो विद्वान है आइजनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित है। राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित क्वेश्चंस के अंतर्गत पूछा गया है कि एडवर्ड सिल्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि एडवर्ड सिल्स ने जो राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया राजनीतिक आधुनिकीकरण को आधार बनाते हुए, उस वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा ऐसा वर्गीकरण या कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विचारधारा यानी आइडियोलॉजी के लिए प्रतिबद्धता यानी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी किस तरह की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों को एक ही तरह की विचारधारा के अंतर्गत डालने का प्रयास किया जाता है। तो जो सर्वाधिकारवादी वर्ग तंत्र विशेषता है, सर्वाधिकारवादी वर्ग तंत्र के अंतर्गत एडवर्ड सिल्स ये कहता है कि सभी लोगों को एक ही तरह की विचारधारा के अंतर्गत डालने का प्रयास किया जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार की विरोधी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जाता। तो ये कौन सा प्रकार है पॉलिटिकल सिस्टम का? सर्वाधिकारवादी वर्ग तंत्र। अब आप ये भी देख लो कि एडवर्ड सिल्स ने पॉलिटिकल सिस्टम्स को कौन से 5 भागों के अंतर्गत विभाजित किया? राजनीतिक लोकतंत्र, अभिभावकी लोकतंत्र, आधुनिकीकृत अल्पतंत्र, सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र और परंपरागत गुटतंत्र। इन 5 भागों के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण को आधार बनाते हुए राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण एडवर्ड सिल्स के द्वारा किया गया। इन 5 पॉलिटिकल सिस्टम्स का आपको नाम भी याद रखना है जो कि एडवर्ड सिल्स के द्वारा वर्गीकृत किया गया। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से एडवर्ड सिल्स के द्वारा
कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम्स का प्रकार नहीं बताया, या कितने मॉडल बताए उसने। तो इस तरह की क्वेश्चन से एडवर्ड से बनते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित है, राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि ऐसी फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों की वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। कुल मिलाकर के ये पूछा गया है कि ऐसी फाइनर के द्वारा जो पॉलिटिकल कल्चर्स का वर्गीकरण किया गया, वो उस वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा वर्गीकरण सम्मिलित नहीं है। तो ऐसी फाइनर के द्वारा पॉलिटिकल कल्चर को 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया। परिपक्व मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, दूसरा विकसित डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, तीसरा निम्न लो पॉलिटिकल कल्चर, और जो चौथा है वो है मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर, अत्यल्प राजनीतिक संस्कृति। ये जो मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति है, मिडिल क्लास पॉलिटिकल कल्चर है, ऐसा वर्गीकरण ऐसी फाइनर के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि उसने तो मैच्योर, डेवलप्ड, लो और मिनिमल, इन 4 भागों के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर के अंतर्गत फाइनर कहता है कि जनता की व्यापक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी होती है, या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, और इस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सेना की जो भूमिका होती है वो बिल्कुल राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत न के बराबर होती है। किसी भी प्रकार का सेना का रोल है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। जबकि डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर के अंतर्गत इसमें भी जनता की व्यापक भागीदारी होती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि सेना है वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत हस्तक्षेप करती है, शासन व्यवस्था में सेना की भूमिका हावी हो जाती है, लेकिन सेना की कभी कभार ही ऐसी भूमिका की परिस्थितियां है वो उत्पन्न होती है। निम्न जो पॉलिटिकल कल्चर है, निम्न राजनीतिक संस्कृति है, यहाँ पर जनता की भूमिका बिल्कुल कम होती है शासन व्यवस्था के अंतर्गत, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से वो भी यहाँ पर कमजोर होते हैं, बिल्कुल कमजोर होते हैं, और यहाँ पर सेना हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर हावी रहती है। पाकिस्तान जैसे देशों के अंतर्गत ये जो लो पॉलिटिकल कल्चर है वो देखने को मिलती है, और जो मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर है, अत्यल्प राजनीतिक संस्कृति है, यह जो सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं रही भूतकाल के अंतर्गत उनमें ये देखने को मिलती है। और वर्तमान में इस प्रकार की जो पॉलिटिकल कल्चर है, मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर है, वो किसी भी देश के अंतर्गत फाइनर के अनुसार देखने को नहीं मिलती है। तो फाइनर ने इन 4 भागों में बांटा, मैच्योर, डेवलप्ड, लो और मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजनीतिक सामाजिकरण से संबंधित। राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में किसने प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की है। तो प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में करने वाला जो विद्वान है वो है आमंड एवं वर्बा। यानी राजनीतिक सामाजिकरण का मतलब तो ये होता है कि जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसी पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंतर्गत जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, जो राजनीतिक विश्वास होते हैं, जो राजनीतिक धारणाएं होती है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो पहुंचाने का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वह राजनीतिक सामाजिकरण की जो क्रियाविधि है, जो गतिविधि है, उसके माध्यम से ही किया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो पहली पीढ़ी के अंतर्गत जो पॉलिटिकल वैल्यू, पॉलिटिकल बिलीफ्स और पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर के जिस तरह का जो एटीट्यूड होता है वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, और दूसरी पीढ़ी से फिर तीसरी पीढ़ी तक पहुंचने का काम करता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावों का बहुआयामी प्रवाह ये किसने कहा, ये आमंड और वर्बा के द्वारा कहा गया। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जो सेकंड पेपर हुआ पॉलिटिकल साइंस का, उसके सारे के सारे पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। धन्यवाद।